गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब एक्चुअली ये टॉपिक जो है वो पॉलिटी और सोशल इश्यूज़ दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डाइवोर्स से रिलेटेड टॉपिक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली अपनी 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की जो है डिस्क्रिप्शन को इस्तेमाल करते हुए बोला है कि वो कंप्लीट जस्टिस करने के लिए कपल्स को जल्दी भी जो है वो डाइवोर्स दे सकते हैं, अगर वो म्यूचुअल कंसेंट से है तो अभी करंट प्रोसीजर क्या है डाइवोर्स लेने का? हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर जो है म्यूचुअल कंसेंट का प्रोविज़न है। बोथ पार्टीज़ जो हैं पटिशन फाइल कर सकती हैं डिसोल्यूशन ऑफ द मैरिज के लिए, अगर वो 1 साल या 1 साल से ज़्यादा से अलग अकेले रह रही हों, और या फिर उन्होंने दोनों ही ने जो है म्यूचुअली डिसाइड किया हो कि वो अपनी मैरिज को डिसॉल्व करना चाहते हैं। और इसके प्रोविज़न्स जो हैं वो कम से कम 1 साल उसमें लगता है। जब अगर मैरिज हुए अगर आपको 1 साल हो गया है, तभी आप जो है वो डिवोर्स की जो है पटिशन डाल सकते हो। किसी भी स्पाउस द्वारा ये डाली जा सकती है ऑन सर्टेन ग्राउंड्स जो मेंशन किए गए हैं, जैसे अडल्ट्री, क्रुएलिटी, डिसर्शन, इंसैनिटी, लेप्रोसी। किसी भी उस पे जो है ये डाइवोर्स की जो है आपके पटिशन डाली जा सकती है। लेकिन 6 से 18 महीने का जो है वो समय लगता है डाइवोर्स सीक करने में। क्यों? क्योंकि एक कूलिंग ऑफ पीरियड दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है ये कि अगर एक भी चांस है कि जो है कपल जो है वो डाइवोर्स नहीं लेता, तो हम उनको इसलिए सोचने का टाइम दे देते हैं कि ताकि ये जो है प्रोसेस जो हम टाइम कंज्यूमर और लेंथी बना देते हैं, ताकि जो है डाइवोर्स ना हो। बेसिकली हम कोर्ट का भी जो है जो एक मोटिव रहता है कि फैमिली यूनिट टूटे नहीं। ठीक है? तो क्या प्रोसीजर को थोड़ा फास्ट ट्रैक किया जा सकता है या क्विक किया जा सकता है कुछ केसेस में? यस, कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें डाइवोर्स पिटिशन को 1 ईयर ऑफ द मैरिज पास हुए होने से पहले भी जो है वो मूव किया जा सकता है। अगर एक्सेप्शनल हार्डशिप है तो 6 महीने का जो वेटिंग पीरियड है उसको भी वेव ऑफ किया जा सकता है, अगर फैमिली कोर्ट की तरफ में जो है एप्लीकेशन मूव की जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है कि अगर बिल्कुल स्लाइड सा भी जो है वो रिकन्सिलिएशन का जो है चांस है, तो ये कूलिंग जो है पीरियड को हम इसलिए 6 महीने का दे देते हैं, ताकि जो है कपल्स आपस में सोच सकें। लेकिन अगर पार्टीज़ जो हैं वो चाहती हैं कि वो डाइवोर्स बहुत तेज़ी से लेना चाहते हैं, एक्सपीडिशली लेना चाहते हैं, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। आर्टिकल 142 की जो पावर्स हैं सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें वो जस्टिस कंप्लीट करने के लिए जो है वो जो डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं उसका यूज़ करते हुए मैरिज को डिसोल्यूशन हो सकती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड बैंक जो है वो एक न्यू मैथडोलॉजी और एक न्यू इंडेक्स लेकर आ रहा है, जिसका नाम रखा गया है बिजनेस रेडी। ठीक है? 180 कंट्रीज़ को में के जो बिज़नेस क्लाइमेट है उसको असेस किया जाएगा। एक्चुअली ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो आती थी, जो 2021 में बंद कर दी गई, बिकॉज डेटा इरेगुलरिटीज़ और फेवरेटिज्म टुवर्ड्स चाइना के एलिगेशंस लगे थे, तो उसी को ही जो है वो एक तरह से चेंज करके मेथोडोलॉजी के साथ ये अब बिज़नेस रेडी नाम से रिपोर्ट आने वाली है। 2024 में कहा जा रहा है कि शायद पहली रिपोर्ट आएगी। तो 54 इकोनॉमीज़ जो है पहले कवर की जाएंगी, धीरे धीरे और कंट्रीज़ उसमें ऐड की जाएंगी अगले 2 सालों में। बिज़नेस रेडी रिपोर्ट जो है इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए, जॉब्स को बूस्ट करने के लिए जो है वो रैंकिंग्स दी जाएंगी, और वर्ल्ड बैंक के एक्सपर्ट्स, गवर्नमेंट्स, प्राइवेट सेक्टर, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स की रिकमेंडेशंस के बेसिस पर ही ये रिपोर्ट तैयार होगी। अब जो रिपोर्ट बंद हो गई है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग्स, उसके बारे में देख लेते हैं। तो ये इंडेक्स 2002 से जो है वो दिया जा रहा था वर्ल्ड बैंक द्वारा। कुछ उसके पैरामीटर्स थे कि बिज़नेस स्टार्ट करना, कंस्ट्रक्शन परमिट्स, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, इन सब में कौन सी कंट्री कैसे फेयर कर रही है उसके बेसिस पर ये इंडेक्स तैयार किया जाता था। अब 2021 में वर्ल्ड बैंक ने अनाउंस किया कि वो डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को बंद कर रहे हैं, बिकॉज एक इन्वेस्टिगेशन की गई जिसमें कहा गया कि फंडिंग के प्रेशर के मुताबिक वर्ल्ड बैंक जो है वो इन रिपोर्ट्स को जो है वो मैनिपुलेट करता था। तो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी भी हाईलाइट की गई, तो इसलिए वर्ल्ड बैंक ने डिसीजन लिया कि ये रिपोर्ट्स को वो डिसकंटिन्यू करेगा। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, एशियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023। सिक्योरिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने रिसेंटली 2 फ्रंटलाइन वॉरशिप्स भेजी हैं
फर्स्ट एवर एशियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज के लिए पहली बार इंडिया जो है वो एशियान के साथ कलेक्टिवली मैरीटाइम एक्सरसाइज कर रहा है, जबकि एशियन नेशंस के साथ हम सेपरेटली रूटीन में करते रहते हैं। इंडिया जो है वो फोर्थ एशियन डायलॉग पार्टनर बना है आफ्टर रशिया, चाइना एंड यूएस। और ये मेडन एक्सरसाइज जो है ये सिंगापुर के कोस्ट के पास में की जा रही है। और एशियान आपको पता ही है, रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 1967 में बनाई गई थी बैंकॉक डिक्लेरेशन द्वारा। 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ जो हैं वो इसकी मेंबर हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं विंडफॉल टैक्स, इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने रिसेंटली विंडफॉल टैक्स जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस क्रूड ऑयल है उसके ऊपर उसे कम कर दिया है। विंडफॉल टैक्स क्या होता है? एक हायर टैक्स जो गवर्नमेंट लिवाई करती है उन स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ जिसमें अबव एवरेज प्रॉफिट्स जो है जनरेट हो रहे हैं। कोई एक सडन इंक्रीज़ हो जाता है इंडस्ट्री के रेवेन्यू में, और रेवेन्यूज़ कोई पर्टिकुलर एक्शन की वजह से नहीं बल्कि इससे कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे अराइज हो जाते हैं, जैसे कि अगर वॉर का सिचुएशन आ जाती है तो उससे शार्प इंक्रीज इन रेवेन्यू हो जाते हैं ड्यू टू सम अनरिलेटेड एक्सटर्नल इवेंट्स। तो उस पर जो रेवेन्यू बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहा है उसका गवर्नमेंट कुछ शेयर लेना चाहती है ताकि वो रीडिस्ट्रीब्यूशन कर सके उस अनएक्सपेक्टेड गेन्स की, सोशल वेलफेयर स्कीम्स चला सके, तो उसमें जो है वो विंडफॉल टैक्स इम्पोज कर दिया जाता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मंकी पॉक्स, सोशल इश्यूज़ के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। साइंटिस्ट ने एक प्रोटीन जो आपका मंकी पॉक्स डिसीज़ करता है, वायरस जो उसके प्रोटीन को जो है वो डिसिफर कर लिया है, सिंथेसाइज कर लिया है। अब ये मिथाइल ट्रांसफरेज प्रोटीन जो वायरस जो है को हेल्प करता है ह्यूमन इम्यूनिटी को इवेड करने में, और उसकी वजह से मंकी पॉक्स डिसीज़ हो जाती है। मंकी पॉक्स एक वायरल जूनोटिक डिसीज़ है, मंकी पॉक्स वायरस से होती है। 1970 में डीआर कॉन्गो में पहली बार ये रिपोर्ट की गई थी। दो तरह की होती है, एक सेंट्रल अफ्रीका में क्लेड पाया जाता है इसका, दूसरा आपका वेस्ट अफ्रीका में पाया जाता है। स्किन रैश के अलावा फीवर, हेडेक, मसल एक, जॉइंट पेन, बैक पेन, लो एनर्जी, ये सारे जो है कुछ सिम्टम्स जो है 2 से 4 हफ्ते के अंदर अंदर देखने को मिलते हैं। जनरली ये आपके ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इसमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद बॉडीली फ्लूइड्स की वजह से होता है, और इसमें कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तो नहीं होती है, बस अर्ली और सपोर्टिव केयर ही दी जा सकती है। जूनोटिक डिसीजेज़ वो डिजीज़ होती हैं जो पीपल और एनिमल्स में आपस में स्प्रेड हो सकती हैं। तो वो वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, फंगी किसी की भी थ्रू जो है वो हो सकती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पल्वराइज्ड कोल इंजेक्शन। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। रशिया टॉप सप्लायर बन चुका है पल्वराइज्ड कोल इंजेक्शन के लिए, जो इंडिया के स्टील मिल्स में यूज़ होता है। पहले ऑस्ट्रेलिया जो है वो की सप्लायर नेशन था, बट अब क्योंकि रशिया डिस्काउंट्स पर दे रहा है तो ऑफकोर्स रशिया से जो है वो इंडिया ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा है। तो ये पीसीआई एक जो है एक प्रोसेस होता है जिसमें कि लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ फाइन कोल पार्टिकल्स जो है वो इंजेक्ट किए जाते हैं ब्लास्ट फर्नेस में, जिससे के थ्रू आयरन मेकिंग की जा रही है। पीसीआई एज़ कम्पेयर टू कोक जो है वो बेटर ऑक्सिलरी फ्यूल होता है, क्योंकि इकोनॉमिकली भी फेवरेबल है, इन्वायरमेंटली भी अच्छा है, और इसमें एनर्जी कंजम्पशन जो है वो भी हम रिड्यूस कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल एमिशंस को भी रिड्यूस किया जा सकता है। तो इसकी जो है प्रॉपर्टीज़ जो है कोल की, वो आपके स्टेबिलिटी और प्रोडक्शन ऑफ ब्लास्ट फर्नेस को इन्फ्लुएंस करती है, इसीलिए जो है वो इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम देखते हैं कि प्रोसेस कैसा होता है। प्रोसेस जो है उसमें स्टोरेज और डिस्चार्ज किया जाता है रॉ कोल का, पल्वराइजेशन की जाती है ड्राई किया जाता है रॉ कोल को, फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, स्टोर किया जाता है पल्वराइज कोल को टू इंडक्शन सिस्टम, और उसके जो है हर ट्यूअर क्या होता है, एक ट्यूब या नोज़ल जिसके थ्रू जो है एयर ब्लो की जाती है फर्नेस में, जिससे कि आप फायर को जो है वो और बढ़ा रहे हो जो है टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के लिए। फिर जो है पल्वराइज कोल की कंबशन की जाती है, और फिर एक्सप्लोजन जो है प्रिवेंशन फैसिलिटीज़ भी जो है वो इंश्योर की जाती हैं, ताकि जो आप फायर को इंक्रीज़ कर रहे हो स्ट्रेंथ उसकी, ताकि आप जो है आयरन को स्टील में कन्वर्ट करने के लिए, तो उसको जो है आप इस्तेमाल करके टेयर जो है उसके थ्रू जो है वो फायर को आप कंट्रोल करते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्मार्ट सिटीज़ मिशन।
गवर्नेंस इकोनॉमी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने डेडलाइन जो है स्मार्ट सिटीज़ मिशन की वो एक्सटेंड कर दी है। जो इस जून 2023 में ख़त्म हो रही थी उसको जून 2024 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। अब ये डेडलाइन जितने भी स्मार्ट सिटीज़ 100 स्मार्ट सिटीज़ को इनेबल करने के लिए ताकि वो के लिए जो है एक्सटेंड की गई है ताकि वो अपने प्रोजेक्ट्स को भी कंप्लीट कर सकें और अपने जो है प्रोग्रेस को या लर्निंग्स को डॉक्यूमेंट कर सकें और डिसैमिनेट कर सकें ताकि बाकी लोग भी उनसे सीख सकें। ठीक है, 2015 में ये मिशन स्टार्ट किया गया था और दो लास्ट सिटी जो इसमें ऐड हुई है वो है शिलोंग। जून 2018 में इसको ऐड किया गया था और इसमें जो है इन प्रोजेक्ट्स को 5 साल के अंदर कंप्लीट करना था, लेकिन ऑफ कोर्स कोविड की वजह से 2021 में कंप्लीट नहीं हो पाया, तो इसलिए जून 2023 तक इसको एक्सटेंशन मिल गई थी। और इसमें कोर इंफ्रास्ट्रक्चर देना, क्लीन और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट देना, ये सब इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और 48,000 करोड़ के आसपास जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें पैसा लगाया है। इक्वल अमाउंट जो है वो स्टेट्स और जो है अर्बन लोकल बॉडीज़ को भी इसमें डालनी थी। अब इसका स्टेटस अगर हम देखें तो लगभग 60% ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। 72% ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं और जो है 2 महीने रह गए हैं। 50 आउट ऑफ द 100 सिटीज़ जो है वो लगभग अपने 75% प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर चुकी हैं। ठीक है, 66 सिटीज़ जो हैं वो स्मॉल हैं जिनकी जो 100 टोटल सिटीज़ में से 66 सिटीज़ स्मॉल हैं जिनकी 1 मिलियन से पॉपुलेशन कम है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। आर्ट एंड कल्चर के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। 50 डे काउंटडाउन जो है इंटरनेशनल योगा डे का वो बिगन हो चुका है। इस बार की इवेंट जयपुर में होने वाली है और उसके लिए जो है वो तैयारियां चल रही हैं। अब योगा है क्या? बिगेस्ट मीडियम ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट है। योगा का मतलब क्या होता है? योग एक्चुअली, नॉट योगा, योगा तो इंग्लिश वर्ड है। योग का मतलब होता है योग और जॉइन, मतलब आपका यूनियन अपने आप से और हायर कॉन्शियसनेस के साथ। तो यूनियन ऑफ बॉडी, माइंड और स्पिरिट जो है उसको हम योग कहते हैं। अब इसके बेनिफिट्स तो आपको पता है। डिक्रीज लेवल ऑफ कोर्टिसोल हार्मोन हो जाता है इसकी, अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हो तो जो स्ट्रेस हार्मोन है। इंसोम्निया से आपको हेल्प मिलता है। डिप्रेशन जैसी जो है बीमारियों से आपको इसमें, एंग्जाइटी, मूड स्विंग्स, इन सब से आपको जो है वो जो है इन सब चीज़ों से में आपको बेनिफिट मिलता है। तो बहुत से जो है वो आपको फिजिकल और मेंटल बेनिफिट्स योग से की प्रैक्टिस से मिलते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पद्मा अवार्ड्स 2024। ये टॉपिक आपके जो है गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन नॉमिनेशंस और रिकमेंडेशन मांगे गए हैं पद्मा अवार्ड 2024 के लिए। अब पद्मा अवार्ड जो है वो पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री जो है वो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स हैं हमारी कंट्री में। 1954 में इनको इंस्टीट्यूट किया गया था टू रिकॉग्नाइज वर्क ऑफ डिस्टिंक्शन। कोई एक्सेप्शनल अचीवमेंट या सर्विस सारे फील्ड्स या डिसिप्लिन में उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए जो है ये पद्म अवार्ड्स दिए जाते हैं। याद रखो, गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो हैं उनको ये अवार्ड्स नहीं दिए जा सकते। इवन जो PSUs के साथ काम कर रहे हैं उनको भी जो है ये अवार्ड्स नहीं मिलते एक्सेप्ट डॉक्टर्स और साइंटिस्ट। ठीक है, अब कोई मॉनेटरी ग्रांट इसमें नहीं मिलती है। और डिसाइड कौन करता है कि विनर कौन है? एक पद्मा अवार्ड कमेटी होती है जो प्राइम मिनिस्टर हर साल कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, जिसमें कैबिनेट सेक्रेटरी चेयर होते हैं, होम सेक्रेटरी भी होते हैं, सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट भी होते हैं और 4 to 6 एमिनेंट पर्सन जो हैं वो इसमें मेंबर होते हैं। हर साल रिपब्लिक डे के ओकेजन पर इसको अनाउंस किया जाता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ऑरोरास। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी जो है उसने के जो माउंट सरावस्ती में उन्होंने एक रियर फिनोमिना ऑफ ज्योमैग्नेटिक स्टॉर्म जो है वो ऑब्जर्व किया है, जिसकी वजह से यूनिक ऑरोरास बने हैं। जनरली तो ये ऑरोरास आपको पता है हाइयर ऑल्टीट्यूड्स में, आर्कटिक या अंटार्कटिक में देखने को मिलते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि इसको इंडिया में ऑब्जर्व किया गया है, इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी लद्दाख में। ऑरोरास क्या होते हैं? जब सन जो है वो चार्ज्ड पार्टिकल्स जो है अपने कोरोना से रिलीज़ करता है, सोलर विंड क्रिएट करता है, तो वो विंड जो है जब अर्थ के आयनोस्फीयर में जाकर स्लैम होती है तो उसकी जो है इंटरेक्शन की वजह से ये ऑरोरा बनते हैं। नदर्न हेमिस्फेयर में, मतलब आर्कटिक के पास जब हम जो बनते हैं उनको हम नदर्न लाइट्स कहते हैं, ऑरोरा बॉरियलिस कहते हैं। सदर्न हेमिस्फेयर में जो आपके अंटार्कटिका ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में बनते हैं उनको हम सदर्न लाइट्स या ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। एक और फिनोमिना होता है जो ऑरोरास के सिमिलर होता है लेकिन ये मिडल लैटिट्यूड्स में भी हो सकता है, उसको हम कहते हैं स्टीव, स्ट्रॉन्ग थर्मल एमिशन वेलोसिटी एनहेंसमेंट। अब इसमें क्या होता है कि एटमॉस्फेयर जो है वो ग्लो करता है,
लेकिन थोड़ा ऑरोरा से थोड़ा डिफरेंट देखने को लगता है ये। और जो ये स्टीव का फिनोमिना है, ये इवन लोअर लैटिट्यूड्स में भी जो है वो हो सकता है, ठीक है, जो क्लोजर टू इक्वेटर हैं, जैसे इंडिया में भी ये स्टीव फिनोमिना देखने को आपको मिल सकता है, ठीक है। इसमें भी प्रोसीजर वही, इसमें भी जो है कॉज यही है कि सोलर विंड्स के साथ जो है आपके अर्थ की जो है मैग्नेटोस्फेयर का इंटरेक्शन हो रहा है, आई एम सॉरी आयोनोस्फेयर का इंटरेक्शन हो रहा है, उसी की वजह से जो है ये फिनोमिना भी देखने को मिलता है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is Article 142 of the Constitution. This topic is important for your polity and social issues both. So Supreme Court has recently exercised its discretion under 142 of the article of the Constitution, and uh, has given its consent to grant divorce to a couple. So, what is the current procedure for getting a divorce in India? So, under Hindu Marriage Act, the procedure is laid down to obtain a divorce by mutual consent. If both parties agree and they file a petition for dissolution of their marriage, they can approach the district court on the grounds that they have been living separately for a year or more, or they have not been able to live together for mutual or have mutually agreed to dissolve their marriage. But certain provisions are also there, that for example, at least 1 year must have been passed since the marriage took place, and this divorce can be sought by either spouse on the grounds like adultery, cruelty, desertion, religious conversion, insanity, leprosy, venereal diseases, renunciation, or presumption of death. Okay, so both parties who are seeking divorce have to wait between 6 to 18 months from the date on which they have presented their petition. So, if the court is satisfied, then of course an inquiry is conducted and a decree of divorce is passed. So, it's a time consuming and lengthy process which has been deliberately made lengthy and time consuming so that there is a chance of reconciliation between the couples. So, can the process be made more quick in certain cases? Yes, of course. A divorce petition may be allowed under the Hindu Marriage Act to be to be accepted before the lapse of even 1 year of since marriage. Even the mandatory 6 month waiting period can also be waived if an exemption application is filed before a family court. Supreme Court has of course said that even if there is a slight chance of reconciliation, then the cooling period of 6 months should be enforced so that the couple get a chance to reconcile with each other. If they still want to opt for a divorce more expeditiously, then they can approach the Supreme Court under Article 142 of the Constitution. The Supreme Court would exercise its discretionary powers, and the marriage will be dissolved. So the next topic is ease of doing business. This topic is important for your economy section. World Bank has unveiled a new methodology with new safeguards, and they have come up with this new report called Business Ready, and this will be used to assess the business climate in up to 180 countries. So of course this is being done after embarrassing revelations were made regarding data irregularities and favoritism towards China in its previously flagship report Ease of Doing Business 2 years ago. So initially, this business study report will cover 54 economies, but more economies will be added in the next 2 years. So business ready will help countries to attract investment and boost jobs, and this report will be shaped by the recommendations of World Bank experts, governments, private sector, and civil society groups. So for the first time, worker rights will also be included in the parameter while preparing for this report. What was the ease of doing business rankings? So this was discontinued in 2021, and this was an index which was created by the World Bank Group since 2002, and there were certain parameters based upon which these rankings were made. For example, how much time does it take to start a business in a particular economy, construction permits, electricity availability, etc. And based upon that, this list was created regarding which country is more favorable towards business. So, why did the World Bank discontinue the rankings? In 2021, an investigation was conducted, and it found that uh, there was a large scale uh, there was large scale manipulation of the rankings. There was also lack of transparency. World Bank was found to be
under pressure of funding, and based upon that, the rankings were being given in the report. So the World Bank decided in September 2021, after the investigation report was shared, that this ranking would be discontinued. So the next topic is Asia and India Maritime Exercise 2023. This topic is important for our international relations, and also security. So India has recently sent two frontline warships in the first ever ASEAN India Maritime Exercise. So this is the first time India has been involved in exercises with the ASEAN. Uh, of course, we have already conducted maritime exercise with individual nations of ASEAN separately, but this is the first time we are doing it collectively. So, of course, India has become the fourth Asian dialogue partner India has become the fourth Asian dialogue partner after Russia, China, and the US. And this maiden exercise will be conducted off the coast of Singapore. So, what is ASEAN? ASEAN is a regional intergovernmental organization of 10 Southeast Asian countries, which was established in 1967 after the signing of Bangkok Declaration. So the next topic is windfall tax. This topic is important for our economy section. India has recently slashed the windfall tax on domestically produced crude oil. Uh, so windfall tax is a higher tax which is levied by the government on specific industries which are experiencing unexpected and above average profits. So this sudden increase in industry's revenue, uh, when it is noticed by the government, then government wants to take a share out of it. So this windfall tax is imposed, especially when these industries' profits are experiencing a sharp increase in revenue due to unrelated external events. The government imposes this tax to ensure redistribution of unexpected gains, fund its social welfare schemes, and uh, add a supplementary revenue stream for itself. Okay. So the next topic is monkeypox. This topic is important for your social issues. So scientists have recently deciphered the structure of the protein methyltransferase from the monkeypox virus. So with this help of with the help of this protein, the virus escapes human immunity and it causes the monkeypox disease. So, monkeypox is a viral zoonotic disease which is caused by the monkeypox virus. For the first time, it was recorded in 1970 in DR Congo. And there are two types of monkeypox viruses. First is found in Central Africa, and the second one is in Western Africa. But the common symptoms are skin rash or lesions. It is accompanied by fever, headache, muscle ache, back pain, low energy, and swollen lymph nodes. It transmits from human to humans through direct contact with bodily fluids. And there is no current specific treatment for this viral infection. Only early and supportive care is given. So zoonotic diseases are those which are spread between people and animals. They can be caused by germs like viruses, bacteria, parasites, and fungi. So the next topic is pulverized coal injection. This topic is important for your science and tech section. So Russia has emerged as the top supplier of pulverized coal injection to India's steel mills, and it has displaced Australia, which was the key supplier until last year. So PCI is basically a process through which large volumes of fine coal particles are injected into the blast furnace, through which the iron ore is being converted into steel. So PCI is an auxiliary fuel which is much better than coke, and it is even economically and environmentally favorable. So the properties of coal are used for injection, and it influences the operation, stability, and productivity of the blast furnace. So what is a tour? But before, we have to understand what is the process here. So PCI process involves storage, discharge, pulverization, drying of the raw coal, transportation of it, and distribution of it before combustion. So a uniform distribution of pulverized coal is ensured to each tube. Tube is basically a tube or nozzle through which air is blown to furnace, and of course fire is controlled in the blast furnace. So then pulverized coal is combusted, and the fire caused by it is used to is used in the steel industry. Okay.
So the next topic is Smart Cities Mission. This topic is important for the governance section. So Union Housing and Urban Affairs Ministry has recently extended the deadline of Smart Cities Mission from June this year to June 2024, and this has been done to enable all 100 smart cities to not just complete their projects but also document their learnings from the mission. So this was started in 2015, and last city that joined this mission was Shillong. And these projects were supposed to be completed within 5 years, but of course in 2021, in lieu of the pandemic, this was extended till June 2023, and now another extension is being given. The aim of this smart cities mission is to promote cities which provide core infrastructure, clean and sustainable environment, and the mission aims to drive economic growth and improve quality of life. So the mission is operated as a centrally sponsored scheme. The central government has given already 48,000 crore rupees as financial support over the period of 5 years. On an average, 100 crore per city per year has been given, and an equal amount of money has been provided by the state or urban local bodies. So, what is the status of the project? As of April 2023, the cities have completed 5,700 projects, or 72% of the total number of projects, or 60% of the total value of projects. Out of the 100 cities, 50 of them have completed 75% of their projects, and out of the total 100 cities, 66 cities are small cities which have less than 1 million population. So the next topic is International Day of Yoga. This topic is important for your art and culture section. 50 days countdown to International Yoga Day has begun. This time the occasion will be uh, celebrated at Jaipur, that is in Rajasthan, and Ayush Ministry is going to organize this again. What is yoga? Yoga is basically the biggest medium of self development. The word yoga, actually not yoga, yoga is an English word, but actual word is yoga. So yoga means to yoke or join, and is the union or the ultimate union between our own consciousness and the higher consciousness, which some call God or divine. So this word also refers to union of body, mind and spirit. What are the benefits of yoga? Of course, there are physical and mental benefits like decrease in the level of cortisol hormone, which causes stress. It helps us with insomnia, eases depression, and also certain other physical benefits also apart from these mental or health benefits. So the next topic is Padma Awards 2024. This topic is again important for governance section. So recently online nominations or recommendations have been sought for the Padma Awards 2024 nominations. So Padma Awards are Padma Vibhushan, Padma Bhushan or Padma Shri. These are the highest civilian awards in our country. They were instituted in 1954, and they are announced every year on the occasion of Republic Day. So these awards recognize work of distinction and any distinguished or exceptional achievement or service in all fields or disciplines. So who is eligible? Of course, government servants who are including those who are working with PSUs, they are not eligible except doctors and scientists, and no monetary grant is given to these award winners. Who decides the winners? So Padma Awards committee is constituted by the Prime Minister every year, which is headed by the Cabinet Secretary. It also includes Home Secretary, Secretary to the President, and 4 to 6 eminent persons as members. So the next topic is auroras. This topic is important for your science and tech section. So Indian Astronomical Observatory above Mount Saravasti has captured a rare phenomena of a geomagnetic storm striking Earth's magnetic field and creating these unique auroras. Generally, these auroras are seen at higher altitudes, but for the first time, this aurora was captured on a camera in India. So this has been captured in Ladakh, in the Indian Astronomical Observatory there in Hanle. So auroras is basically when sun ejects charged particles from its corona. It creates a solar wind, and then this wind slams into Earth's ionosphere, and then that's how aurora is born. In the northern hemisphere, it is called northern lights or aurora borealis. In the southern hemisphere, in near Antarctica region, it is called southern lights or aurora australis. There is also another phenomena which is also witnessed in low latitudes, including near to the equator, which is called STEVE, strong thermal emission velocity enhancement.
It is also a phenomena in which the atmosphere glows, but it looks different from auroras, and it is visible from lower latitudes, which are even closer to the equator. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.